स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। आज हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। पहले अधिकार को हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा अधिकार था? पहला तो समानता का अधिकार था। दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 19, 20, 21, 22 को हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। देखते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक भाव समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। स्वतंत्रता देखिए बहुत आसान चीज है कि आदमी जब तक स्वतंत्र नहीं रहेगा अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, अपना एक उत्थान के प्रति अपने आप को नहीं ले जा सकता। जितने भी सारे अधिकार दिए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। जब तक हम अपने आप से स्वतंत्र नहीं रहेंगे तो अपने बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास कुछ भी नहीं कर सकते। स्वतंत्र रहेंगे तभी हम अपने मनपसंद शिक्षा ले सकते हैं, मनपसंद जगह घूम सकते हैं, मनपसंद का व्यापार कर सकते हैं, मनपसंद शादी कर सकते हैं, मनपसंद हर चीज कर सकते हैं। तो इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार अत्यंत ही आवश्यक है। आर्टिकल जो 19 है वो दैहिक स्वतंत्रता के कुछ प्रारूप को दिया गया है इसमें कि कौन कौन से स्वतंत्रता मुख्य रूप से लागू रहेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 में एक तरफ कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं तो एक तरफ उसके प्रति निर्बंधन भी लगाया गया है। तो हम लोग को एक पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझ लिया जाएगा। बहुत कुछ है नहीं इसमें, बस आसानी से समझते चलिए, पूरी की पूरी चीजें आराम से आपको क्लियर हो जाएंगी और इससे आपको प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप जब समझे रहेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट से आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल 19 जो है वो वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण के बारे में बताता है, जिसमें अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता हो गया, व्यापार संचालन का स्वतंत्रता हो गया, व्यापार का हो गया, ये सब आदि दिया गया है उसमें। तो इसमें कैसे दिया गया है? तो इसमें 6 क्लास दिया गया है 19 में, जो भारतीय संविधान का मूल संविधान है, यानी बेयर एक्ट जिसको बोला जाता है। उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें 6 क्लास दिया गया है, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6). ठीक, तो 19(1) में अधिकारों को बताया गया है कि कौन कौन सा अधिकार है, और एक तरफ जहां 19(1) में अधिकारों को बताया गया है तो 2, 3, 4, 5, 6 में उनपे कुछ निर्बंधन लगाया जाता है, यानी उस पर रोक लगाया जा सकता है। यानी उसमें बताया गया है कि इस पे राज्य सरकार कानून बना सकती है इसको रोकने के लिए, यदि वो सीमा अपनी लांघता है। क्योंकि आदमी स्वतंत्रता पे कुछ अंकुश नहीं लगाया जा सकता, तो हर आदमी उतना स्वतंत्र नहीं रहेगा जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो जाए। तो उस आधार पे अंकुश का भी प्रावधान किया गया है। तो उसके आधार को भी हम लोग देखेंगे। परीक्षा में सीधे तौर पे पूछता है कि ये अधिकार किस में दिया गया है, उसका निर्बंधन क्या क्या है, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कि किस आधार पे राज्य सरकार रोक लगा सकती है, किस अधिकार पे, तो जो आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। तो उसमें देखते हैं आर्टिकल 19(1) क्या कहता है। तो राज्य सभी नागरिकों को ये जो अधिकार है वो केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ये व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। तो क्या कहता है कि सभी नागरिकों को, यानी ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल अपने देश के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसके पहले अधिकार को देखते हैं हम लोग। उसमें 19(1) में क, ख, ग, घ, च, छ दिया गया है। तो 19(1) क का क्या कहता है? 19(1) क कहता है वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। क्या बोलता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। यानी अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है कि आप अपने विचार या भाव को शब्दों द्वारा, चित्रण द्वारा, बोल के, जैसे भी अपने भाव को या अपने विचार को प्रकट करते हैं उसे ही अभिव्यक्ति बोला जाता है। तो 19(1) क कहता है कि व्यक्ति जो नागरिक है भारत का, वो अपने विचार को प्रकट कर सकता है कहीं भी, ये चीज उसमें दिया गया है। इसी के अंतर्गत, क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते, अपने आप को ऊपर नहीं उठा सकते। तो ये सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरे अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। क्योंकि यदि जहाँ पे बोलने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी अभिव्यक्ति को, विचारों को दबा दिया जाएगा, वहां पे कुछ भी आप नहीं कर सकते, एक तरह से आप शोषित हो जाएंगे। पहले क्या रहता था? पहले यही रहता था कि व्यक्ति
को बोलने नहीं दिया जाता था। उसके एक सीमा से ऊपर वो बोल नहीं सकता था, न राजा के विरुद्ध बोल सकता था, न कोई अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध बोल सकता था। ये सब चीजें उसमें शामिल की गई। इसमें कुछ और अधिकारों को समाहित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार जो है उस पे क्या करती है कि जिस संबंध में जो अधिकार दिया गया है उसके अधिकारों को और विस्तृत करती जाती है। उसके जो डिसीजन होते हैं वो भी एक विधि होते हैं। जैसे इससे संबंध में कोई डिसीजन दिया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके आयाम को विस्तारित किया है। जैसे उसने बताया कि फोन टेप करना ये इसके विरुद्ध है। किसके विरुद्ध? अभिव्यक्ति से के विरुद्ध है या वाक स्वतंत्रता के विरुद्ध है। या आपको आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आपको जानने का अधिकार है, यानी जो सरकारी कार्य हो रहा है उसको आपको जानने का अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है इसी के अंतर्गत लाया गया है। फिर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है ये। फिर बताता है कि व्यक्ति को शांति का भी अधिकार है। फिर इसी के अंतर्गत बताया जाता है कि जो बंद का आयोजन होता है किसी राजनीतिक दल द्वारा कह दिया जाता है कि आज पूरे भारत बंद रहेगा, तो ये चीज असंवैधानिक होता है, ये इसमें शामिल नहीं होता है। आप प्रदर्शन या किसी नीतियों का प्रदर्शन या विरोध कर सकते हैं लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल भी असंवैधानिक होता है। तो ये सब चीजें उसमें शामिल की गई हैं। तो ये सब भी सीधे तौर पे पूछ देता है परीक्षा में कि क्या क्या उससे संबंधित है। तो इसको भी हल्का हल्का देख लेते हैं। मुख्य रूप से 19(1) के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो प्रेस की स्वतंत्रता मुख्य रूप से महत्वपूर्ण जो है उसको देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है? जानने का अधिकार है। आप किसी अखबार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगा सकते, किसी भी अधिकार पे राज्य सरकार जो है वो प्रतिबंध नहीं लगा सकती। तो ये भी एक तरह से उसी के अंतर्गत समाहित है। जैसे नए नए आयाम आते रहते हैं, केस आते रहते हैं, उस पे वो सुप्रीम कोर्ट नया नया डिसीजन देती जाती है। तो ये सब चीजें एक विधि के रूप में आ जाता है, भले ही संविधान में न दिया गया हो। देखिए एक कॉन्सेप्ट बैठा लेना है हम लोग को दिमाग में कि जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है वो मूल अधिकार के संबंध में दिया गया है। तो क्या जो उस आर्टिकल में नहीं दिया गया है तो वो अधिकार हो सकता है मूल अधिकार व्यक्ति का? तो हाँ, वो व्यक्ति का मूल अधिकार हो सकता है यदि उससे संबंधित है। जैसे आर्टिकल 19 से संबंधित ये सब है तो ये सब भी मूल अधिकार है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में नहीं दिया गया है, ये इससे संबंधित है तो ये भी मूल अधिकार है। क्योंकि संविधान में एक एक चीज तो लिखा नहीं जा सकता। और जैसे जैसे विधि क्या करती है, विधि समाज के पीछे पीछे चलती रहती है और जैसे जैसे चीजें ग्रोथ करती जाएंगी वैसे वैसे अधिकार भी ज्यादातर उसका विस्तार किया जाएगा। तो ये सब चीजें इसमें शामिल की गई हैं। लेकिन एक तरफ जहां अधिकार की बात करता है वहीं दूसरी तरफ इस पे निर्बंधन लगाया जाता है। तो निर्बंधन के आधार क्या क्या है वो एक तरफ दिया गया है। तो हर क्लॉज पे, हर अधिकार पे अलग अलग से निर्बंधन दिया गया है। तो पहले अधिकार का निर्बंधन क्या है? जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उस पे निर्बंधन किन किन आधारों पे लगाया जा सकता है उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? भारत की प्रभुता और अखंडता। भारत की प्रभुता और अखंडता यानी कोई ऐसा अभिव्यक्ति करेगा, ऐसा भाषण देगा जो भारत की प्रभुता और एकता और अखंडता पर खतरा पैदा कर रहा हो, यानी उसको बांटने का विचार उत्पन्न कर रहा हो समाज में। इस प्रकार का यदि कोई अभिव्यक्ति करेगा, विचार प्रकट करेगा तो वो उस पर राज्य सरकार रोक लगा सकती है कि इस प्रकार का विचार प्रकट नहीं कर सकते, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। इस आधार पर लगा सकता है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। व्यक्ति ऐसा भाषण देता है या ऐसा विचार प्रकट करता है जिससे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में आ जाती है तो उस आधार पे भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा एक बहुत ही व्यापक दृष्टि है। देखिए कहने का मतलब है कि हमारे संविधान के जो भी अधिकार दिया गया उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले देश रहेगा, फिर उसके बाद नागरिकों के अधिकार रहेंगे। देश रहबे नहीं करेगा, सुरक्षित नहीं रहेगा देश, तो अधिकार कहाँ रह जाएगा? तो सबसे पहले यदि स्थिति दोनों में उत्पन्न होती है कि एक तरफ नागरिकों का अधिकार है, दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा है, तो सबसे पहले वरीयता किसको दिया जाएगा? तो राज्य की सुरक्षा को वरीयता दिया जाएगा।
हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारा घर सुरक्षित रहेगा, तभी तो हम आगे का बात करेंगे, अधिकारों की बात करेंगे। जब वही समाप्त हो जाएगा तो कैसे बात करेंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब प्राचीन काल शुरुआत से ही जब अंग्रेज आए हैं भारत में यहाँ पे, तो कहाँ अधिकार मिला हुआ था हम लोग को? उस समय सुरक्षित नहीं था देश हमारा। जब विदेशी आक्रमण करके यहाँ पे अपना शासन करने लगेगा तो वो अधिकार नहीं देगा जो हम अपने आप से अधिकार ले सकते हैं। इसमें आप लोग को मैं बताया भी था कि हमारा जो संविधान है वो उसका स्रोत क्या है? हम भारत के लोग हैं, यानी यहाँ पे हम लोग अपने आप से नीतियाँ चलाते हैं। हमारे बीच से नेता उत्पन्न होता है, हमारे संसद का गठन होता है, वो जाते हैं यहाँ पे कार्य करते हैं, हर चीज़ तो हम ही लोग उसमें सर्वे सर्वा हैं। लेकिन कोई विदेशी आके यहाँ पे रूलिंग करने लगे तो वो आपको सुविधा नहीं देगा। जितना एक आप अपने घर में जितना सुविधा प्राप्त कर सकते हैं उतना दूसरे घर में जाके या दूसरे का घर का व्यक्ति आपका परिवार का ओनर बन जाए तो आपको उतनी सुविधाएं नहीं देगा जितनी कि आप अपने घर में पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं, आप किसी भी उदाहरण से समझ सकते हैं इसको। तीसरा है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। क्या? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए भी इस पे निर्बंध लगाया गया है। जैसे क्या होता है कि ये जब जोड़ा गया तो इस पे काफी आलोचना की गई कि यदि सरकार है विदेशों के साथ कोई समझौता करती है या कोई मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करती है तो यदि उसके बारे में आलोचनात्मक भाषण दिया जाता है तो शायद उसके संबंधों पे प्रभाव पड़े, तो इसलिए इस पे निर्बंधन लगाया गया, ये आधार दिया गया निर्बंधन का। इस निर्बंधन का काफी आलोचना हुई थी कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, इस तरह सरकार अपना मनमाना कर सकती है। लेकिन उस समय सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि नहीं, आप नीतिगत रूप से या एक सीमा के अंतर्गत आलोचना कर सकते हैं, ऐसा ये नहीं है कि अत्यंतिक इसको किया जाएगा। तो ये इस तरह से इसको दिया गया है। इसमें बहुत जैसे इस पे एक एक शब्द जो है वो आपको समझने के लिए काफी समय देना पड़ जाएगा, वो काफी गहराई वाला शब्द है, उसमें अनेकों आप जब जाएंगे इसकी गहराई में तो एक एक शब्द के अंतर्गत आपको काफी जानकारी है, काफी तथ्य या तर्क वितर्क सब मिलते जाएंगे। लेकिन हम लोग को बस इतना समझना है कि क्या क्या आधार है, क्या क्या वो है, थोड़ा थोड़ा समझते चलना है। अगला है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था भी क्या है? ये भी एक गहराई वाला शब्द है। लोक व्यवस्था यानी कि आप जो व्यवस्था चल रही है उसको देखते हुए भी कार्य और भाषण दिया जाएगा। नहीं तो यदि आपका भाषण जो है वो लोक व्यवस्था में अशांति उत्पन्न करने वाला है, जो हम लोग का सामान्य रूप से दिनचर्या चला, जैसे क्या होता है कि देश एक दिन चलता है आगे तो एक तरह से शांति स्थापित है तो काफी इसके लिए कितना प्रशासनिक खर्च किया जाता है, प्रशासन कितना मुस्तैद रहती है, कितना अपराध न हो, कोई ऐसा कार्य न हो कि जिससे कि अशांति उत्पन्न हो, दंगा न हो, बलवा न हो, ये सब चीजें उसमें समाहित रहती हैं। तो लोक व्यवस्था को जो खतरा में डालने वाली चीजें होंगी, आपका भाषण रहेगा, विचार रहेगा, तो वो उसके आधार पे निबंधन लगाया जा सकता है लोक व्यवस्था के आधार पे। क्योंकि देखिए भाषण ऐसा शब्द होता है कि जिसको सामने वाले के मन में भीड़ को जागृत कर देता है। वो आपकी जो भाषण है, वाणी है, वो आपको काफी प्रभावित कर देती है, जब ऐसे जोश उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए जगह जगह पे उसका निबंधन भी काफी आवश्यक है, नहीं तो आप बेशुमार भाषण देते जाएंगे तो देश को खतरा पहुंच सकता है। फिर अगला है शिष्टाचार और सदाचार के हित में। शिष्टाचार और सदाचार यानी कि आप ऐसा कोई भाषण नहीं देंगे कि जो शिष्टाचार को भंग करने वाला है। शिष्टाचार से क्या तात्पर्य है? शिष्टाचार का कोई संविधान में परिभाषा वगैरह नहीं दिया गया है। कुछ केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि शिष्टाचार का मतलब आप अश्लीलता फैलाने वाला भाषण नहीं देंगे या बात नहीं बोलेंगे जिससे कि समाज में जो चल रहा है एक शांति, जैसे जो एक गरिमा बनी हुई है उसको भंग किया जा सकता है। ऐसा ना बोलेंगे कि जो अश्लीलता फैलाने वाला हो, ये सब चीजें उसमें दिया गया है। फिर अगला है न्यायालय अवमान या मानहानि। न्यायालय के अवमान के लिए अवमानना यदि आप करेंगे भाषा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, तो वो भी एक तरह से इस पे निबंधन लगाया जाता है इस आधार पे। ठीक, तो आपके भाषण को रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा? कि आप यदि न्यायालय का अवमानना करने वाला भाषण देते हैं तो आपके भाषण को रोका जाएगा। न्यायालय का अवमानना आर्टिकल 129 के तहत भी दिया गया है संविधान में, तो वो भी एक तरह से
हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छे रूप से कि एक न्यायालय का अवमानना दो प्रकार से हो सकता है, एक सिविल और दंडिक। सिविल में क्या होता है कि जो न्यायालय अपनी कार्रवाई करती है, जो डिसीजन, डिक्री, आदेश जो भी पारित करती है, उसको न मानना वो सिविल अपराध होता है। लेकिन आप न्यायालय के विरुद्ध कुछ बोलते हैं या कुछ ऐसा बात करते हैं जिससे न्यायालय के मान में कमी आती है, तो वो न्यायालय अवमान के लिए वो आपराधिक प्रकृति का होता है, तो उसके लिए भी आपको दंडित किया जा सकता है। फिर आगे है कि मानहानि। मानहानि क्या है? आप अपने भाषण से ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे कि दूसरे का मान का हानि हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति का है। यानी कि आपको कतई अधिकार नहीं है कि आप अपने सम्मान के लिए दूसरे के सम्मान को नीचे गिराते हैं। देखिए, देश में क्या है कि सभी लोगों का सम्मान बराबर रहना चाहिए। जितना अधिकार हमको सम्मान पाने का है, उतना अधिकार आपको सम्मान पाने का है। तो आप अपने भाषण से या मंच से कहीं से भी विचारों, लेखन द्वारा, मुद्रा द्वारा, मैं बता ही दिया, अभिव्यक्ति में हर चीज़ें समाहित होती हैं। और जो बोलते हैं वो, या जो लिखते हैं वो, या मुद्रा द्वारा या चित्र द्वारा, चित्र बना के आप ऐसा प्रकाशित करते हैं, तो ये सब चीज़ें मानहानि में जाती हैं। तो इसके आधार पर भी निबंधन लगाया जा सकता है। फिर अगला है अपराध उद्दापन। आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते कि जो अपराध को बढ़ावा देने वाला हो, या ऐसा भाषण आप दे रहे हैं कि जो समाज में अपराधी को जन्म देने वाली प्रकृति का हो। ठीक, तो इतनी चीजें इसमें दी गई हैं। अब अगला क्या है? अगला है 19 ख में कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात करता है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। देखिए, भारत देश में आप शांतिपूर्ण रूप से और बिना हथियार के जो आप कहीं सम्मेलन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो पहला अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के आधार पे यदि दूसरा नहीं रहेगा तो पहला कैसे हो सकता है? आप कहीं अपना सम्मेलन नहीं बनाएंगे या सम्मेलन नहीं बनाएंगे तो उसमें कैसे आप वो कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को रख सकते हैं, अपने विचार के भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें उसमें दी गई हैं। इसका भी निबंधन का आधार दिया गया है। इसमें भी 2 आधार दिया गया है। 19(3) में 2 अधिकार दिया गया है। भारत की प्रभुता और अखंडता, और दूसरा क्या है? लोक व्यवस्था। देखिए, इतनी चीजें, 2 चीज मैं सबके बारे में अलग अलग से समझा दिया हूँ। इसके बारे में अब शब्द से ही आप लोग समझ लीजिएगा। एक एक करके चलेंगे, नहीं तो वही चीज बार बार बताने का मतलब होगा कि समय का लॉस। ठीक, तो ये सब चीजें इसमें दिया गया है। मतलब कि भारत की प्रभुता और अखंडता को छेड़ करने वाले कोई सम्मेलन बना रहे हैं तो वो भी मान्य नहीं होगा। उसके आधार पर निर्बंधन लगाया जाएगा आप पे, और लोक व्यवस्था को स्थापित करने की दृष्टि से आप पे निर्बंधन लगाया जाएगा। फिर अगला है 19(1) ग में दिया गया है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। आपको अधिकार दिया गया है कि आप संघ बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, फर्म बना सकते हैं, राजनीतिक संगठन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये आपको 19(1) ग के तहत दिया गया है। उन्नीस ग में क्या है? ये 3 आधार दिया गया है। भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार 19(4) में दिया गया है इसके आधार को। देखिए, ये आधार आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि ये आधार सीधे तौर पे परीक्षा में पूछता है प्रश्न कि इसमें किस किस आधार पे लगाया जा सकता है। मुख्य रूप से आपका महत्वपूर्ण रहेगा 19(1) की जो वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, उसके निबंधन को खास तौर से और पूछा जाता है। बाकी ये सब भी चीजें पूछी जाती हैं, तो ये सब बड़े स्तर की परीक्षाओं में सीधे स्तर पे पूछ देंगे कि कितना अंदर तक आप जानते हैं। तो ये सब चीजें इसमें शामिल हो गई। 19(4) में दिया गया भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार। यानी इनको भंग करने वाला आप कोई संघ या सम्मेलन नहीं बना सकते हैं, या सहकारी सोसाइटी नहीं बना सकते हैं। बाकी आप एक सीमा तक हर चीज से स्वतंत्र हैं।
अगला क्या है, अगला है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार बताता है। क्या बताता है? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण के बारे में बताता है। देखिए क्या हुआ कि जब एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जाएगा या दूसरे देश का किसी भाग में जाएगा, तभी तो आपस में एक समरसता की भाव बनी रहेगी, दूसरे की संस्कृति जानेगा, दूसरे का हर चीज जानेगा। तो इसलिए ये स्वतंत्रता उनको प्रदान की गई कि आप देश के किसी कोने में जा सकते हैं। और उसका अगला सेक्शन है, अगला अनुच्छेद है 19 संज्ञा में दिया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें क्या दोनों को मिला के एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आप भारत के किसी भाग में जा सकते हैं और वहां पे निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। क्योंकि मैं बताया था नागरिकता वाले चैप्टर में कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपकी नागरिकता तो देश जो है नागरिकता देता है भारत की, और आपको निवास करने का कहीं भी स्वतंत्रता देता है। आप उत्तर प्रदेश में रहे, बिहार में रहे, झारखंड में रहे, तमिलनाडु में रहे या अरुणाचल प्रदेश में रहे, चाहे जम्मू कश्मीर में रहे, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड कराया जाता है भारत के नागरिकों को। ठीक, लेकिन उस पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके निर्बंधन का आधार क्या है? दोनों पर निर्बंधन एक ही आधार पर लगाया जाता है। इसको 19(5) के अंतर्गत बताया गया है। इसके आधार क्या है? तो पहला है साधारण जनता के हित में, और दूसरा अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर। ठीक, दो आधार पे लगाया जाता है। साधारण जनता को यदि आपसे खतरा उत्पन्न होता है तो आप पे निर्बंधन लगाया जाएगा कि आप वहां नहीं जा सकते। फिर दूसरी चीज है कि देश में जो कुछ चीजें हैं, कुछ संस्कृति है, कुछ आदिवासी वर्ग है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो अपने कल्चर के हिसाब से जीते हैं। वो दिल्ली जैसे शहरों और अपन अंडमान निकोबार में चले जाएंगे तो उनकी संस्कृति कुछ अलग है और दिल्ली की संस्कृति एकदम से अलग आपको दिखेगी। लगेगा ही नहीं कि दोनों की संस्कृति एक जैसी है। वो भारत देश ही है, दोनों में भारत का संविधान यहाँ भी लागू है, वहाँ भी लागू है। इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रावधान दिया गया है कि ऐसा क्षेत्र रहे जहाँ पे अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है जो, या आदिवासी क्षेत्र है जो अपनी संस्कृति के हिसाब से जीते हैं, तो वहां पे आपको जाने से मनाही की जाएगी। क्योंकि आप वहां जाएंगे तो वहां पे उनकी संस्कृति जो वो अपना सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं उनके अधिकार में आप बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए आपको रोक लगाया जा सकता है, या वहां पे बसने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जैसे कुछ राज्य है जहाँ पे आप संपत्ति खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, तो ये सब चीजें वहां पे है, वहां पे बस नहीं सकते। फिर एक था 19(4), ये संपत्ति खरीदने और बेचने के अधिकार की बात करता है, संपत्ति के अधिकार का बात करता था। इसको 44वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर अगला है आपका कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार का बताता है। 19(1)(6) की बात बताता है। क्या बताता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के आपको अधिकार के बारे में बताता है। यानी कि आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई भी वकालत कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या उपजीविका ले सकते हैं। उपजीविका यानी कि कोई एक सेवा कर रहे हैं आप, तो आपको दूसरी सेवा करने का भी अधिकार रहेगा। उपजीविका यानी एक जीविका तो चल रही है लेकिन दूसरी जीविका भी आप कर सकते हैं। वृत्ति मतलब कोई आप व्यवसाय, व्यापार जो भी कर रहे हैं वो सब चीजें इसमें है। लेकिन उपजीविका में क्या होता है कि एक आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरा भी कर रहे हैं, तो इसको उपजीविका बोला जाता है। जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करके आ रहे हैं, शाम को दुकान भी खोल के बैठे हुए हैं, तो ये उपजीविका बोली जाएगी। दूसरा क्या है? आपकी उपजीविका है। फिर व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। व्यापार से आप समझ रहे हैं क्रय विक्रय को व्यापार बोला जाता है। कारोबार यानी कोई इंडस्ट्री वगैरह लगा के बैठे हैं, तो ये सब कारोबार में आएगा। ठीक, तो इसके अधिकार की बात करता है 19(6).
इस पे भी निबंधन लगाया जा सकता है। किस आधार पे लगाया जाता है? इसको 19(6) में दिया गया है। तो इसका क्या है? पहला 3 आधार दिया गया है। पहला साधारण, जनता के हित में, साधारण जनता के हित में यदि जनता की मांग है कि शराब नहीं पीना है तो शराब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे बिहार राज्य ने लगाए रखा है इस समय वर्तमान में। तो आप एक उदाहरण देख सकते हैं। ठीक। दूसरा क्या है? यदि किसी वृत्ति या व्यापार में तकनीकी अर्हता आवश्यक है, भाई कोर्ट में आप पहुंचेंगे तो आपकी बात को कौन प्रीड कर सकता है? तो वो एडवोकेट ही कर सकता है। तो जो एलएलबी धारक होगा वही एडवोकेट बन सकता है। तो उसके लिए तकनीकी अर्हता लगा दिया जाए, यानी कोई व्यक्ति जाके नहीं कर सकता कि हम अपना डॉक्टरी करेंगे, हम अपने मेडिकल स्टोर खोल के मतलब किसी का इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जब तक कि उसके पास उस तकनीकी अर्हता न हो। इंजीनियरिंग का हो सकता है या जो भी है, तकनीकी अर्हता यदि आ जाती है वहां पे तो उसके आधार पे अर्हता लगा के निबंधन लगाया जा सकता है। अब उस तकनीकी अर्हता को प्राप्त करिए और वो पूरा कार्य आप करिए जो उससे संबंधित है। ठीक। अगला है कि कोई ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र राज्य सरकार चाहे तो किसी कारोबार को पूर्णतः या आंशिक रूप से बहिष्कृत कर सकती है सामान्य नागरिकों के लिए। एक तरह से राज्य द्वारा समझ लेते हैं। राज्य द्वारा निर्बंधित क्या? तो राज्य चाहे यदि तो सामान्य नागरिकों के लिए कुछ व्यापार वाणिज्य पे निर्बंधन लगा सकती है कि इस पे केवल राज्य सरकार ही करेगी और इस पे सामान्य नागरिक व्यापार नहीं कर सकते। जैसे बिजली होगा, अब तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी बिजली उत्पादन का जैसे सरकार अपने हाथ में ले रखी है, रेलवे है, तो मुख्य रूप से केंद्र अभी भी सरकार का ही है, इसको प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें दिया गया है इसमें। तो एक तरफ जहां हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरफ जहां 19(1) बात करता है अधिकारों की, उसी प्रकार 19(2), 3, 4, 5, 6 उसी के साथ साथ चलते चलते निबंधन लगाने की बात करता है। तो दोनों का आप लोग साथ में समझिएगा। उम्मीद है आप लोग को ये चीजें पूरी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल 20 को पढ़ा जाएगा।